नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन है वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है। तो देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो क्या होते हैं, प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या फिर क्लोटिंग फैक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन क्या होती है, ग्रुप होता है अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड्स का जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं। तो अब देखते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उस प्लाज्मा प्रोटीन टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन होती है। इसके अलावा उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो क्या होती है। इसके अलावा इस प्लाज्मा प्रोटीन की क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी टाइप की डिजीज हो सकती हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो आज पहली बार देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। तो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको क्लासिफाई किया गया इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के आधार पे मेजरली 3 टाइप्स में। तो फर्स्ट वन तो आता है एल्बुमिन, सेकंड वन आता है ग्लोबुलिन्स और थर्ड वन आता है फाइब्रिनोजन। जो एल्बुमिन होता है, इस एल्बुमिन का नॉर्मल लेवल होता है 3.5 टू 5 ग्राम पर डीएल। 3.5 से लेकर के 5 ग्राम पर डेसीलीटर तक एल्बुमिन का नॉर्मल लेवल होता है। उसके बाद में ग्लोबुलिन्स का नॉर्मल होता है 2.5 से लेकर के 3.5 ग्राम पर डीएल, 2.5 टू 3.5 ग्राम पर डीएल। और फाइब्रिनोजन का नॉर्मल लेवल होता है 200 टू 300 mg मिलीग्राम पर डीएल। तो एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया और फाइब्रिनोजन हो गया। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के आधार पे प्लाज्मा प्रोटीन को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया। उसके बाद में जो ग्लोबुलिन है उसको दोबारा डिवाइड किया गया है। तो जो ग्लोबुलिन है उसको अगेन जब डिवाइड किया जाता है तो ये मेजरली 4 टाइप की होती है, 4 टाइप्स की होती है। और 4 टाइप्स में कौन कौन सी आती हैं, अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स आती है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स। तो जो अल्फा 1 ग्लोबुलिन होती है इसका नॉर्मल लेवल होता है 0.3 टू 0.5 ग्राम पर डीएल, जबकि अल्फा 2 ग्लोबुलिन इसका नॉर्मल लेवल होता है 0.4 टू 0.8 ग्राम पर डीएल। बीटा का जो नॉर्मल लेवल होता है 0.6 टू 1.1 ग्राम पर डीएल। और जो गामा ग्लोबुलिन होता है उसका 0.8 टू 1.8 mg पर डीएल। तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा 4 टाइप की ग्लोबुलिन्स होती है। उसके बाद में देखते हैं कि जब ये इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के आधार पे देखा जाता है तो कैसी एलिवेशंस होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उसमें से जो सबसे पहले एलिवेशन, जो सबसे ज्यादा एलिवेशन देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, एल्बुमिन। उसके बाद में गामा ग्लोबुलिन, जो ग्लोबुलिन होता है सबसे पहले एल्बुमिन, उसके बाद में ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन में कौन कौन सी आती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गामा। तो जो प्लाज्मा होती है उसमें एल्बुमिन होती है वो सबसे ज्यादा एलिवेशन होता है। और बाकी के जो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गामा ग्लोबुलिन होते हैं उनका एक समान एलिवेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में देखते हैं अगर प्लाज्मा का में एक एक्स्ट्रा एलिवेशन और देखने को मिलता है किसके ऊपर, गामा रीजन के ऊपर। अगर गामा रीजन के आधार ऊपर एक और एक्स्ट्रा एलिवेशन देखने को मिलता है तो उस अपन किसको देख खाने को मिलता है, वो फाइब्रिनोजन को। मीन्स से उस गामा रीजन के ऊपर अगर एक्स्ट्रा एलिवेशन और देखने को मिलता है तो वो किसकी वजह से होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखते हैं कि जो अल्फा 1 ग्लोबुलिन है उस अल्फा 1 ग्लोबुलिन में कौन कौन सी जो ग्लोबुलिन्स होती हैं वो इंक्लूड होती है, फिर कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। तो फर्स्ट वन आता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 लाइपोप्रोटीन, ओरोसोमुकोइड, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो ये सभी की सभी जो प्रोटीन्स होती हैं वो किसका पार्ट होती हैं, अल्फा 1 ग्लोबुलिन्स का। उसके बाद में देखते हैं अपन अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स। तो अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स होती है उसमें आता है अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, हिपेटोग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड सेरुलोप्लाज्मिन। तो ये सभी की सभी जो प्रोटीन होती हैं वो किसकी प्रोटीन भाग में होती हैं, अल्फा 2 ग्लोबुलिन से अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, हिपेटोग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड सेरुलोप्लाज्मिन। ये सभी की सभी अल्फा 2 ग्लोबुलिन का ही पार्ट होती हैं।
उसके बाद में बीटा ग्लोबुलिन, तो जो बीटा ग्लोबुलिन होती है उसमें इंक्लूड होती है एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बीटा लाइपोप्रोटीन होती है। उसके बाद में ट्रांसफेरिन, हीमोपेक्सिन और प्लाज्मिनोजन, ये सभी की सभी जो प्रोटीन होती हैं वो बीटा ग्लोबुलिन का ही पार्ट होती हैं। उसके बाद में आता है गामा ग्लोबुलिन, तो जो गामा ग्लोबुलिन होती है उसमें आती है इम्यूनोग्लोबुलिन जो अपनी बॉडी को डिफेंस का काम करते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए, एम, डी और इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये पांचों की पांचों जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो गामा ग्लोबुलिन का ही पार्ट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट सुनाते हैं कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन अपने देखा है कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन में जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड जो गामा ग्लोबुलिन होती है इनके क्या क्या काम होते हैं सभी के, ठीक है। क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया। तो अब देखते हैं एल्बुमिन। तो एल्बुमिन होता है वो अपनी बॉडी में कोलोइडल जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है, जो ब्लड में जो ब्लड का ओस्मोटिक प्रेशर होता है उस ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का जो काम होता है वो किसका होता है, एल्बुमिन का होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का काम करते हैं, मींस अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में भी एल्बुमिन है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के काम आती है बॉडी में। उसके अलावा बफरिंग एक्शन के रूप में काम करते हैं कि जो एल्बुमिन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बफरिंग जो एक्शंस होती है, ब्लड की जो पीएच का लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, एल्बुमिन करता है। इसके अलावा फ्री फैटी एसिड, स्टेरॉइड, हॉर्मोन्स, आयंस और जो बिलीरुबिन होते हैं इनको जो ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम होता है वो भी किसका होता है, एल्बुमिन का होता है। उसके बाद में देखते हैं कि जो ग्लोबुलिन होता है उस ग्लोबुलिन में अल्फा 1 ग्लोबुलिन के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो अल्फा 1 ग्लोबुलिन इसमें जो इंक्लूड थे उसकी इंडिविजुअल फंक्शंस होते हैं। तो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन होता है वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर का होता है, ठीक है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं उसकी एक्टिविटी को ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। उसके बाद में अल्फा 1 लाइपोप्रोटीन होता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है उस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में आता है ओरोसोम्यूकोइड। तो जो ओरोसोम्यूकोइड होता है वो क्या काम आता है, तो एक तो डिजीज मार्कर के रूप में काम करता है, मीन्स जैसे कुछ कैंसर होगा या डायबिटीज होगा, इन बीमारियों में कैंसर की या डायबिटीज के मार्कर के रूप में कौन काम करता है, ओरोसोम्यूकोइड। इसके अलावा ड्रग बाइंडिंग में हेल्प करवाता है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक रेगुलेशंस होते हैं, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनको रेगुलेट करवाने के लिए भी कौन काम करता है, ओरोसोम्यूकोइड काम करता है। उसके बाद में रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन होती है और ये रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है रेटिनोल को, रेटिनोल के साथ में बाइंड होकर के रेटिनोल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद में थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो क्या करता है, थायराइड हार्मोन के साथ में बाइंड होकर के थायराइड हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। उसके बाद में कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन, तो कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है वो क्या करता है, जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है इस कोर्टिसोल हार्मोन के साथ में बाइंड होता है और इसके साथ में बाइंड होकर के कोर्टिसोल हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन। उसके बाद में देखते हैं अल्फा 2 ग्लोबुलिन। तो अल्फा 2 ग्लोबुलिन है, उस अल्फा 2 ग्लोबुलिन में सबसे पहले आता है अल्फा 2 मैक्रो ग्लोबुलिन और ये जो अल्फा 2 मैक्रो ग्लोबुलिन होता है वो एंटी ट्रिप्सिन और एंटी प्लाज्मिनोजन एक्टिविटी होता है, ट्रिप्सिन के अगेंस्ट काम करता है और जो प्लाज्मिनोजन होता है इसके अगेंस्ट क्या करता है, ये काम करता है। उसके बाद में हिपेटोग्लोबुलिन होती है और ये हिपेटोग्लोबुलिन क्या करता है, हीम के साथ में बाउंड होता है और हीम को एक्सक्रिएशन होने से बाहर जाने से बॉडी से रोकता है, ठीक है। तो हिपेटोग्लोबुलिन हीम को बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट आउट होने से प्रिवेंट करता है। उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन आता है और ये प्रोथ्रोम्बिन क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है, जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड का क्लोट जमाने में हेल्प करते हैं उसमें क्या करते हैं, अल्फा 2 ग्लोबुलिन हेल्प करते हैं। उसके बाद में आता है सेरुलोप्लाज्मिन और ये सेरुलोप्लाज्मिन क्या करता है, कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये रेस्पॉन्सिबल होता है फेरस को फेरिक आयरन में कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। तो सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा ये फेरस को फेरिक आयरन में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है। उसके बाद में आता है बीटा ग्लोबुलिन और बीटा जो ग्लोबुलिन होते हैं वो उसमें फर्स्ट वन आता है एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और बीटा लाइपोप्रोटीन जो क्या करते हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में ट्रांसफेरिन और ये जो ट्रांसफेरिन होता है
वो आयरन का जो पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर, उस आयरन के पिगमेंट को ट्रांसफर करने में क्या हेल्प करते हैं, ये ट्रांसफेरिन करते हैं। उसके बाद में हीमोपेक्सिन होता है, और ये हीमोपेक्सिन हीम के पिगमेंट को ट्रांसपोर्ट करवाने में बॉडी में हेल्प करवाता है। तो हीमोपेक्सिन होता है, हीमोपेक्सिन जो हीम का पिगमेंट होता है, हीम मॉलिक्यूल होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बाद में आता है प्लाज्मिनोजन, और ये जो प्लाज्मिनोजन होता है वो फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी का होता है। ठीक है, तो बीटा ग्लोबुलिन होता है, उसमें एलडीएल होता है, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफेरिन हीम को ट्रांसफर करता है, हीमोपेक्सिन हीम को ट्रांसफर करता है, और प्लाज्मिनोजन फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी का होता है। उसके बाद में देखते हैं गामा ग्लोबुलिन्स को। तो गामा जो ग्लोबुलिन्स होती है उसमें फर्स्ट वन आता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन होती है सीरम में। इसके अलावा ये मोनोमर टाइप की होती है, और मोनोमर टाइप की होने की वजह से ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, मीन्स जो मदर होती है उस मदर से वो उस बेबी में चली जाएगी प्लेसेंटा को क्रॉस करके। ठीक है, तो प्लेसेंटल बैरियर होता है वो इस पे नहीं लागू होता है। उसके बाद में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है वो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती है। उसके बाद में आता है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन डी है वो किसकी तरह काम करते हैं, जो बीटा सेल रिसेप्टर्स होते हैं उसकी तरह काम करते हैं। वैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी का जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो अननोन है, मींस इसका एग्जैक्ट काम क्या है ये नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये है कि ये जो बीटा सेल्स रिसेप्टर होते हैं उनकी तरह काम करती है इम्यूनोग्लोबुलिन डी। उसके बाद में आता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए है वो डाइमर टाइप की होती है, और ये दो टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन होती है इसमें। एक सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो सीरम में प्रेजेंट होती है, और एक सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो बॉडी में वेरियस सिक्रेशंस होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में जो सिक्रेशंस होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में जो मदर का मिल्क होता है रेगुलर मिल्क उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए मेजरली प्रेजेंट होती है। उसके बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन ई, और इम्यूनोग्लोबुलिन ई होती है वो एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए क्या होती है बॉडी में जिम्मेदार होती है। तो ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सुनाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम पे, और इम्यूनोग्लोबुलिन एम होती है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर की होती है जिसका मोलिकुलर वेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके जो मोलिकुलर वेट होता है वो 970 kDa होता है। ठीक है, उसके बाद में जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम होती है वो सेकंड लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है। जितनी इम्यूनोग्लोबुलिन अपनी बॉडी में 5 इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है, तो जो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ठीक है, उसके बाद में ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम होती है वो क्लासिकल पाथवे के द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो अब देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन क्या होता है और ये क्लासिकल पाथवे क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जिसमें कलेक्शन होता है सेवरल प्रोटीन्स का जो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, इनिशिएट ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस टू असिस्ट इन द डिफेंस ऑफ ओवर इम्यून सिस्टम। अपना जो इम्यून सिस्टम होता है उस इम्यून सिस्टम की डिफेंस को असिस्ट करने के लिए जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं उसको स्टार्ट करने के लिए जो सेवरल प्रोटीन्स होते हैं वो एक साथ में जुड़ती हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन बोलते हैं। उसके बाद में आता है क्लासिकल पाथवे, और क्लासिकल पाथवे क्या होता है कि क्लासिकल पाथवे एक चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, मींस मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जिनकी एक चेन बनती है, और जिसमें क्या होता है इन विच कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स रिएक्ट इन स्पेसिफिक सीक्वेंस एज ए कैस्केड रिजल्टिंग इन सेल लाइसिस। तो जो डिफेंस के रूप में इम्यून सिस्टम होता है उसको असिस्टेंस करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन हुआ है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में हो, इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्लासिकल पाथवे। और ये एक्टिवेट किससे होता है, जब एंटीबॉडी बाइंड होती है एंटीजन्स के साथ में, मींस जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तब ये जाकर के क्या बनता है, क्लासिकल पाथवे स्टार्ट होता है। कभी भी ये फ्री एंटीबॉडी बनने के बाद में एक्टिवेट नहीं होता है, जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तभी जाकर के क्लासिकल पाथवे होता है वो एक्टिवेट होता है। सिंगल एंटीबॉडी या फ्री एंटीबॉडी होते हैं वो कभी भी क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट नहीं करती है। उसके बाद में आता है कि ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है
वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है वो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि इम्यूनोग्लोबुलिन एम होती है वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि अबनॉर्मल पैटर्न बनता हो इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो कौन कौन सी टाइप की डिजीज है वो आपको देखने को मिलती है इस प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। तो सबसे पहले आता है मल्टीपल माइलोमा, और मल्टीपल माइलोमा मीन्स जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं उन प्लाज्मा सेल्स की ट्यूमर या उनकी कैंसर। तो मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल ट्यूमर होती है जो कैरेक्टराइज्ड होती है मोनोक्लोनल गेमोपैथी, जिसमें क्या होता है मल्टीपल लाइटिक लीजन्स बनते हैं अपनी बोन के ऊपर। ठीक है, लीजन्स बनेंगे बोन के ऊपर, जिसकी वजह से जो बोन्स होती है उसमें होल देखने को मिलता है। ठीक है, बोन्स में होल की तरह देखने को मिलता है, और वो किस में देखने को मिलता है मल्टीपल माइलोमा में। मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल ट्यूमर होती है जो मोनोक्लोनल गेमोपैथी देखने को मिलती है, जिसमें जिसमें क्या होता है मल्टीपल लाइटिक लीजन्स बनेंगे बोन में, जिसकी वजह से बोन में होल्स देखने को मिलते हैं। द क्लासिकल फीचर ऑफ मल्टीपल माइलोमा इज एक्सक्रीशन ऑफ बीजे प्रोटीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जिस मरीज को मल्टीपल माइलोमा होगा उस मरीज या उस पेशेंट के यूरिन के अंदर बीजे प्रोटीन या बेंस जोन्स जो प्रोटीन होती है वो देखने को मिलती है जब आप उसका क्लासिकल हीट टेस्ट करते हो। ठीक है, तो क्लासिकल हीट टेस्ट जब एग्जामिनेशन में करते हैं इस दौरान इसके यूरिन में आपको बीजे प्रोटीन देखने को मिलेगी। कौन से मरीज में? मल्टीपल माइलोमा में। और बीजे प्रोटीन होती है वो एक लाइट चेन प्रोटीन होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर स्लाइट डिक्रीज देखने को मिले, किस में? आपकी एल्बुमिन में। जो एल्बुमिन होती है उस एल्बुमिन में तो क्या देखने को मिले? स्लाइट डिक्रीज देखने को मिले, जबकि शार्प बैंड देखने को मिले आपके गामा बी रीजन पे। ठीक है, एकदम ऐसे रीजन ये जो देखने को मिल रहा है ये शार्प बैंड देखने को मिलता है किसके ऊपर? गामा रीजन को। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एम बैंड बोलते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है आपको? मल्टीपल माइलोमा में। जब मल्टीपल माइलो की आप इलेक्ट्रोफोरेसिस मोबिलिटी के आधार पे देखते हो तो उस मरीज में एल्बुमिन का लेवल तो कम होगा, जबकि जो शार्प बैंड देखने को मिलेगा गामा रीजन के ऊपर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एम बैंड। और वो किसको इंडिकेट करता है कि पेशेंट है वो मल्टीपल माइलोमा से सफर कर रहा है। उसके बाद में आते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है कि एल्बुमिन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? उसमें डिक्रीज हो जाएगा। जो सिरोसिस ऑफ लीवर में एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज होगा, जबकि बीटा और गामा ब्रीजिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो लीवर सिरोसिस में इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के आधार पे एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज होगा, जबकि बीटा और जो गामा है उसकी ब्रीजिंग मीन्स दोनों की बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई लगेंगी। इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस विल बी मोर अलोंग विथ बीटा ग्लोबुलिन एंड दे विल बी मर्जेस। यहाँ पे सॉरी गामा ग्लोबुलिन आएगा, तो गामा ग्लोबुलिन है वो बीटा ग्लोबुलिन के साथ में ज्यादा सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से दोनों मर्ज हो जाती है। उसके बाद में आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो क्या होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम मींस जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें डिजीज, तो जो सभी प्रोटीन होती है वो नेफ्रॉन में डिजीज होने की वजह से यूरिन के साथ में क्या हो जाती है? एक्सक्रिएट आउट हो जाते हैं। मींस जो किडनी होती है वो रीनल सिस्टम होता है वो प्रोटीन को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, और छोड़ करके कौन सी प्रोटीन को? केवल अल्फा 2 ग्लोबुलिन को। और ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन होती है वो इसका मोलिकुलर वेट हाई होने की वजह से ये उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो सभी के सभी प्रोटीन है वो यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी, छोड़ करके अल्फा 2 ग्लोबुलिन को। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन है वो इस ग्लोमेरुलर के द्वारा फिल्टर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये क्यों नहीं होती? तो अल्फा 2 ग्लोबुलिन होती है इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है, या फिर मैक्रोग्लोबुलिन होती है जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती और बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? रिटेन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में तो जो आता है कि जो इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी करेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में अपन को क्या देखने को मिलेगा? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा कि जो एल्बुमिन है उसका लेवल डिक्रीज होगा, जबकि अल्फा 2 ये अल्फा 1 हो गया और ये अल्फा 2 होगा, तो अल्फा 2 का जो लेवल है वो क्या होगा? आपको बढ़ने को मिलेगा। तो वो जो पेशेंट है वो किसको इंडिकेट करता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम को।
अब देखते हैं कि कोजेज उस प्रोटीन बढ़ने की क्या कोज हो सकते हैं, मीन्स प्रोटीन है वो कौन सी कंडीशन में बढ़ेगी, कौन सी कंडीशन में कम होगी। इसके अलावा प्रोटीन हाइपर जो गामा गामा ग्लोबुलिन होता है उसका लेवल कब बढ़ता है, तो इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपोप्रोटीनेमिया क्या होता है। तो हाइपोप्रोटीनेमिया क्या होता है कि अगर ब्लड में प्रोटीन का लेवल या फिर प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोप्रोटीनेमिया बोलते हैं। अगर लो ब्लड प्रोटीन है वो किसी डिजीज या कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो उससे डिजीज हो कुछ, देखिए मीन्स अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल कम हुआ है तो ये इस चीज को नहीं बताती है कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज है, तो फिर वो क्या बताती है कि एक डिजीज हो सकती है, तो उस डिजीज को इंडिकेट करने के लिए प्रोटीन का लेवल जो लो है वो इंडिकेट करता है। नॉर्मल जो ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन का लेवल होता है वो होता है 6.0 से लेकर के 8.3 ग्राम पर डीएल या फिर 60 टू 83 ग्राम पर डीएल, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल लेवल होता है 6.0 से लेकर के 8.3 ग्राम पर डीएल या फिर 60 से लेकर के 83 ग्राम पर लीटर। तो हाइपोप्रोटीनेमिया क्या होता है, अगर ब्लड में प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोप्रोटीनेमिया बोलते हैं। अब जो हाइपोप्रोटीनेमिया मीन्स जो प्रोटीन का लेवल कम हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन होता है सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें इंटेस्टाइन्स होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जिसकी इसके अलावा जो ग्लूटेन प्रोटीन होती है इसके प्रति पेशेंट होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। उसके बाद में सेकंड वन क्रोन्स डिजीज होती है, और क्रोन्स डिजीज में क्या होता है कि अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से उस मरीज में जो प्रोटीन है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती। इसके अलावा पैरासाइटिक या अदर को इन्फेक्शन हो जाए, पेनक्रियाज डैमेज हो जाए जिसकी वजह से माल अब्जॉर्प्शन हो अमीनो एसिड्स का। इसके अलावा इंटेस्टाइन में डिफेक्ट हो जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन ना हो। इसके अलावा कोई सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से जो पेशेंट है उस वेट लॉस जैसे वेट लॉस सर्जरी कर रही हो, ठीक है, तो इसके अलावा इंटेस्टाइन को रिमूव कर दिया हो प्रोसीजर के द्वारा, तो ऐसी टाइप की सर्जरी हुई हो तो भी उस मरीज में प्रोटीन का लेवल क्या हो सकता है, वो ड्रॉप हो सकता है। सीलियाक डिजीज में हो सकता है, क्रोन डिजीज में, पैरासाइटिक और अदर इन्फेक्शंस में, और पेनक्रियाज डैमेज होगा तो माल अब्जॉर्प्शन होगा, इंटेस्टाइन होगा डिफेक्ट होगा तो माल अब्जॉर्प्शन होगा, सर्जरी होगी तो भी प्रोटीन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में कोजेज ऑफ प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया मीन्स जो प्रोटीन है वो यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर आ रहा हो, ठीक है। जनरली प्रोटीन है वो यूरिन के साथ में नहीं आता है, लेकिन अगर कोई डिजीज कंडीशन होती है तो उस स्थिति में वो प्रोटीन है वो यूरिन के साथ में आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन्यूरिया। और इस प्रोटीन्यूरिया की कोजेज है मीन्स क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से उस मरीज में प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलता है। तो प्रोटीन्यूरिया के कारण क्या हो सकते हैं कि एक तो क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, मीन्स जो किडनी है वो फेल होने की ज्यादा संभावना उस स्थिति में हो, कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज की वजह से जो नेफ्रॉन होते हैं वो डैमेज हो जाए या फिर नेफ्रॉन की कोई डिजीज होते है उसकी वजह से जो प्रोटीन है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती है और इजीली से किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के साथ में बाहर आ जाती है। इसके अलावा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलाई होते हैं उन ग्लोमेरुलाई पे स्कार टिश्यू है वो अपीयर होने लगते हैं, और स्कार टिश्यू अपीयर होने की वजह से जो वेस्ट किडनी के द्वारा फिल्टर होता है वो नहीं हो पाता स्मॉल पार्ट्स से, और किडनी के द्वारा क्या फिल्टर आउट हो जाता है, यूरिन के साथ में प्रोटीन, और उस प्रोटीन के एक्सक्रीट आउट की वजह से उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रोटीन्यूरिया। उसके बाद में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुलस का जिसकी वजह से प्रोटीन है वो यूरिन के साथ में बाहर निकलती है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ता है ब्लड का तो ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से जो प्रोटीन होता है वो यूरिन के साथ में बॉडी से बाहर आ जाएगा। उसके बाद में आता है हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया। तो मीन्स जो गामा ग्लोबुलिन होता है उसका लेवल है वो कब बढ़ता है, तो गामा ग्लोबुलिन का जो लेवल बढ़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोनल गेमोपैथी, जिसमें क्या होता है ग्लोबुलिन का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसीज होती है, मीन्स जो एंटीबॉडीज होती हैं उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है,
और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, मीन्स अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होकर के ही गामा ग्लोबुलिन ज्यादा सिक्रेट करता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ब्लड में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन GAMDE, इनका जो प्रोडक्शन होता है या फिर उनका जो लेवल होता है उसको क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। उसके बाद में कोजेज ऑफ हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया, जो हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया होता है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जनरली इसका जो कारण होता है इन्फेक्शन हो सकती है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर मेलिग्नेंसी मींस कैंसर हो जिसमें प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो लेवल उसका बढ़ जाए। इसके अलावा अन्य में कुछ एक्यूट इन्फेक्शन हो सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जिसमें क्या होते हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, और मेजरली हैंड्स एंड फीट के। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा हो सकता है जो प्लाज्मा सेल्स का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा लीवर डिजीज हो सकते हैं। तो ये सभी कारण थे हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया की। आज की क्लास में अपन ने देखा है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसके बारे में, तो कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, इसके अलावा जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन को देखा है, इसके अलावा उसकी फंक्शंस को देखा है, फंक्शंस के अलावा उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं उसके बारे में, और उसके अलावा जो उसकी डिजीज होती है, ठीक है, इनके बारे में आज की क्लास में अपन ने स्टडी किया है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।